नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। दुनिया इस वक्त वेनेजुएला की बात कर रही, वहां बस कुछ घंटों में हुए अमेरिकी कब्जे की बात कर रही है। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को एक मिशन में कैप्चर कर लिया और दोनों को अमेरिका लेकर आ गए। लेकिन आज इस वीडियो में बात उसकी नहीं जो आपको दिख रहा है, बल्कि बात उसकी करेंगे जो आपको नहीं दिख रहा या आपको नहीं दिखाया जा रहा। सवाल यह कि आखिर दुनिया का सबसे ज्यादा तेल और गैस संपदा वाला देश, एक वक्त अमीर देशों की लिस्ट में आने वाला देश, आज अमेरिका के कब्जे में है क्यों? वहां खाने के लिए लोगों की लाइन क्यों लगने लगी? क्या कहानी सिर्फ इतनी भर है कि वेनेजुएला अमेरिका में ड्रग्स तस्करी कर रहा था? क्या कहानी सिर्फ इतनी है कि अमेरिका को एक बेहतर पड़ोसी चाहिए था? क्योंकि अगर आप मैप में देखेंगे तो अमेरिका और वेनेजुएला पड़ोसी हैं, बहुत दूरी नहीं है। और अगर लॉजिक सिर्फ अच्छे पड़ोसी का है तो फिर तो पुतिन को भी यूक्रेन में एक अच्छा पड़ोसी चाहिए था। वो अमेरिका और नेटो देशों को गलत क्यों लगा? भारत को पाकिस्तान के तौर पर एक आतंक परस्त नहीं बल्कि एक अच्छा पड़ोसी चाहिए, तो अमेरिका वहां ज्ञान देने क्यों चला आता है? मुनीर से सेटिंग गेटिंग क्यों करता है? या अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो और क्या है? आज इसी कहानी को खोलते चले जाएंगे धीरे धीरे, परत दर परत। देखिए, वेनेजुएला पर अमेरिकी कब्जा और वहां के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी कोई साधारण गिरफ्तारी नहीं है बॉस। ये कोई वॉर ऑन ड्रग्स की रूटीन कार्रवाई नहीं है। ये एक मैसेज है, क्लियर मैसेज। और ये मैसेज उस बन रहे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को है जिसे अमेरिका अपने तरीके से दोबारा लिखना चाहता है। इसको बहुत सिलसिलेवार ढंग से आपको समझना होगा। सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या हुआ 3 जनवरी 2026 को? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान आता है कि अमेरिकी सेना ने बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया। अमेरिकी जनरल रेजिन केन के मुताबिक यह महीनों की तैयारी थी। करीब 150 एयरक्राफ्ट इस ऑपरेशन में शामिल थे। सीआईए को मादुरो की पूरी दिनचर्या पता थी, क्या खाता है, कब खाता है, कहां जाता है, पालतू जानवर तक। रात 1:01 पर उसके कंपाउंड में एंट्री हुई, हेलीकॉप्टर पर फायर हुआ, जवाब ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ दिया गया। इस ऑपरेशन में जो लोग लगे थे, जो सैनिक लगे थे, उनकी उम्र 20 से 49 साल के बीच थी। और अमेरिका का दावा है कि सभी सैनिक सुरक्षित वापस लौट आए। हमले के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम सिचुएशन रूम में बैठी हुई थी और पूरे ऑपरेशन को लाइव मॉनिटर कर रही थी। हर मूव पर इनकी नजर थी। और इसी कार्रवाई में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कैप्चर किए जाने का दावा किया गया। वेनेजुएला ने तो यह तक कह दिया कि यह गिरफ्तारी नहीं है बॉस, ये किडनैपिंग है, यह संप्रभुता पर हमला है, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया। और यहीं से साफ हो गया कि यह ऑपरेशन अचानक नहीं हुआ। ये पूरी स्क्रिप्ट जो है ना, वो लंबे समय से लिखी जा रही थी। फाइनल एग्जीक्यूशन 3 जनवरी को हुआ। लेकिन ये हुआ क्यों, पहले ये समझिए। इस सवाल का जवाब एक लाइन में नहीं मिलेगा। इसके लिए 3 परतों को उधेड़ना होगा। लेकिन वो परतें कौन सी हैं, उनके नीचे क्या है, वो आपको दिखाऊं उससे पहले आपसे जुड़ी एक जरूरी बात। आज ट्रंप ने वेनेजुएला पर आक्रमण किया, कल पता नहीं कहां करेंगे। ऑल ऑफ दिस शोज कि दुनिया सिर्फ और सिर्फ पावर को रेस्पेक्ट करती है। जो देश रिसर्च करेगा, नए टेक्नोलॉजीज अपनाएगा, वही देश बेनिफिट करेगा। एआई ऐसी ही टेक्नोलॉजी। कई बिजनेसेस एआई को यूज करके अपने बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स एआई यूज करके करियर में ग्रोथ ले पा रहे हैं। आप भी एआई की फील्ड का हिस्सा बन सकते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है। 2 दिन का लाइव एआई ट्रेनिंग ज्वाइन कीजिए, जो कि सैटरडे और संडे को हो रहा है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे। वैसे तो ये ट्रेनिंग 10,000 रुपए की होती है, लेकिन हमारे पार्टनर्स आउटस्किल इसे आपके लिए फ्री में लेकर आए। इस 16 घंटे की ट्रेनिंग में आप सीखेंगे एक पर्सनल एआई टूल किट कैसे बनता है, वो भी 10+ टूल्स के साथ। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मास्टर करना सीखेंगे, रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करना बिना कोड के, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस, इमेजेस, वीडियोस बनाना सीखेंगे, एआई एजेंट्स डेवलप करना भी सीखेंगे। 40+ देशों से 1 करोड़ प्रोफेशनल्स ये ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं। देखिए, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, ये फ्री ट्रेनिंग आपके लिए बनी है। अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ करने के लिए और एआई को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक कीजिए और ट्रेनिंग के लिए साइन अप जरूर कीजिए। डोंट मिस आउट। अब लौटते हैं खबर पर। अब हम परतें उतारना शुरू करते हैं। पहली परत, वेनेजुएला कंगाल हुआ कैसे? देखिए, वेनेजुएला कोई गरीब देश नहीं है। वेनेजुएला में तो तेल का समंदर है बॉस, लेकिन कहानी वहीं फंसी। 1976 में वेनेजुएला में ऑयल सेक्टर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1999 में ह्यूगो चावेज सत्ता में आए।
तेल से पैसा आया, गरीबी हटाओ प्रोग्राम चलने लगा। इसके बाद सब्सिडी पे सब्सिडी देते चले गए, जिससे देश की पूरी अर्थव्यवस्था बैठ गई। 2007 में ह्यूगो चावेज ने विदेशी कंपनियों की जगह वेनेजुएला की कंपनियों को तेल का मालिक बना दिया। नतीजा यह हुआ कि अमेरिकन कंपनियों को वेनेजुएला छोड़कर जाना पड़ा और यहीं से यूएस से रिश्ते खराब होते चले गए। लेकिन तेल पर वेनेजुएला इतना निर्भर रहा कि उसने तेल के अलावा किसी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, ना इंडस्ट्री, ना डाइवर्सिफिकेशन, ना कोई टेक्नोलॉजी हब। और तो और धीरे धीरे चीन, रूस जैसे देशों के करीब होता चला गया। अपना व्यापार डॉलर की जगह मित्र देशों की करेंसी में करने लगा। और अमेरिका पहले से ही नाराज था कि भाई उसकी कंपनियों को वेनेजुएला छोड़ना पड़ा है। ऊपर से अब वेनेजुएला के बढ़ते कदम डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे थे। तो फिर आया अमेरिका का हथियार प्रतिबंध। डॉलर बंद, तेल एक्सपोर्ट बंद, बैंकिंग सिस्टम जाम, तेल जमीन के नीचे था लेकिन बिक नहीं सकता था। और यहीं से वेनेजुएला अमीर जमीन के साथ खाली जेब वाला देश बन गया। नतीजा यह हुआ कि हाइपर इन्फ्लेशन आया, मुद्रा बेकार हो गई, 70 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़ने पर मजबूर हो। यानी सोशलिज्म का सपना जमीन पर वेनेजुएला को बर्बाद कर गया। अब दूसरी परत खोलते हैं, अमेरिका की भूमिका। डोनाल्ड ट्रंप की नजर वेनेजुएला पर पहले कार्यकाल से ही। 2019 में अमेरिका ने जुआन गुएडो को राष्ट्रपति मान लिया। मादुरो पर नार्को ट्रैफिकिंग के आरोप लगे, सीआईए ने ऑपरेशन की धमकी दी, लेकिन 2025 में सत्ता में लौटते ही ट्रंप ने साफ कर दिया कि वेनेजुएला फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी है। क्यों? क्योंकि अमेरिका मोनरो डॉक्ट्रिन 2.0 पर लौट आया। मतलब साफ था कि लैटिन अमेरिका भी अमेरिका का इलाका है, यहां चीन और रूस की एंट्री उसे बर्दाश्त नहीं थी। क्योंकि अमेरिका के प्रतिबंध के बाद से भी रूस और चीन लगातार तेल खरीद रहे थे वेनेजुएला से। यानी अमेरिका को अपने पड़ोस में अपने हिसाब से चीजें चाहिए, लेकिन उसे लगता है कि रूस के पड़ोस में यूक्रेन जो है वो नेटो में शामिल हो जाए, बॉर्डर पे हथियार लगा दे, तो भी रूस को कुछ नहीं करना चाहिए। देख रहे हैं इनका दोगला। खैर, इसके टाइमलाइन पर बात करें तो बातें और साफ होती है। 1976 में तेल का राष्ट्रीयकरण हुआ। 2002 में चावेज के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिश हुई, जिस पर अमेरिकी समर्थन के आरोप लगे। 2013 में निकोलस मादुरो राष्ट्रपति बन गए। 2019 में अमेरिका ने विपक्षी नेता जुआन गुएडो को राष्ट्रपति मान लिया। मतलब राष्ट्रपति है कोई और, ये अमेरिका ने कहा कि ना हम तो उसको नहीं मानते, हम इसको राष्ट्रपति मानते हैं। 2019 से 24 तक कड़े अमेरिकी प्रतिबंध लगे रहे। 2025 में ट्रंप की वापसी के साथ वॉर ऑन ड्रग्स की लाइन तेज हुई और 2026 में सैन्य हमला और गिरफ्तारी की घटना सामने। यानी पूरी क्रोनोलॉजी है बॉस। अब खोलते हैं तीसरी परत, तेल, गैस और ताकत। अब इस फैक्ट को सुनिए बहुत ध्यान से। वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल तेल है, दुनिया का लगभग 18% तेल। सऊदी अरब के पास 267, ईरान के पास 208 अरब बैरल, कनाडा के पास 163 और अमेरिका के पास मात्र 55 अरब बैरल तेल है। यानी वेनेजुएला के पास अमेरिका से 5 गुना ज्यादा तेल है। और अब 17 दिसंबर 2024 को ट्रंप का बयान याद कीजिए, वेनेजुएला को हमारा तेल वापस करना होगा। यही है असली कहानी। देखिए, वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार रखता है। उसके पास करीब 5.6 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस भी है। हाइड्रो पावर से देश की लगभग 25 से 78% तक बिजली पैदा हो जाती है। गुयाना हाईलैंड्स इलाके में आयरन ओर पाया जाता है, साथ ही बॉक्साइट और एल्यूमिनियम के बड़े भंडार हैं। सस्ती बिजली की वजह से यहां भारी उद्योग लगाने की बड़ी संभावना रहती है। मतलब ये सिर्फ तेल नहीं, एनर्जी का सुपर मार्केट है बॉस। अमेरिका को इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। उसे तेल पर सीधा कंट्रोल मिल गया, वेनेजुएला पर कंट्रोल करके। मिडिल ईस्ट पर उसकी निर्भरता कुछ हद तक कम हो गई। तेल की कीमतों पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। इसके साथ ही उसने चीन को भी इस पूरे क्षेत्र में पीछे धकेल दिया। लेकिन पैटर्न भी समझिए, वेनेजुएला के साथ अमेरिका और ट्रंप ने जो किया वो पहली बार नहीं है। सद्दाम हुसैन 2003 में पकड़े गए थे, ट्रायल चला, 2006 में फांसी दे दी गई। तेल और डी डॉलराइजेशन यहां भी असली वजह रहे। कहा गया वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक के पास है, जो कभी मिले ही नहीं। मैनुएल नोरिएगा को 1990 में अमेरिकी हमले के बाद हथकड़ी में अमेरिका पहुंचा दिया गया। जियां बर्टेंड एरिस्टाइड, इन पर 2004 में दबाव पड़ा, देश छोड़ा, निर्वासन मिला। एमिलियो अगुइनाल्डो, उन्हें 1901 में गिरफ्तारी के बाद यूएस से वफादारी की शपथ लेनी पड़ी, लेकिन सत्ता तब भी नहीं बची। और निकोलस मादुरो को 2026 में ट्रंप के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया। लाइन साफ है, जहां तेल, डॉलर और वर्चस्व दांव पर हो, वहां स्क्रिप्ट एक ही रहती है, नाम बदल जाते हैं। दावा वही, अमेरिका लोकतंत्र बचा रहा है। और इसलिए इस बात को समझिए कि जब नरेंद्र मोदी अपने हितों के लिए डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका से भिड़ जाते हैं, तो वो कोई मामूली बात क्यों नहीं। इस बीच चीन के लिए एक बड़ा झटका है। वेनेजुएला का लगभग 80% तेल चीन खरीदता था। वेनेजुएला के तेल का बड़ा हिस्सा चीन की कंपनियां ओरिनोको बेल्ट में निवेश करती है।
अब उसकी अरबों डॉलर की पूंजी और निवेश खतरे में पड़ गया है। चीन की सीएनपीसी वहां सबसे बड़ी विदेशी निवेशक है। 2024 में करीब $1 बिलियन की नई डील हुई। यानी वेनेजुएला चीन की ऊर्जा सुरक्षा की चेन का अहम लिंक रहा है। रूस पर भी उसका असर पड़ेगा। चीन के बाद रूस वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा खरीदार देश है। रूस के तेल पर सबसे बड़ा दबाव तेल की कीमतों पर पड़ेगा। इसलिए मॉस्को ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि एक संप्रभु देश की संप्रभुता का खुला उल्लंघन है। बाकी देशों में खुला विरोध देखने को नहीं मिला। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अगर ऐसा तानाशाहों के साथ हो सकता है तो अमेरिका जानता कि आगे क्या करना। मतलब उसको उम्मीद है कि शायद यही पुतिन के साथ हो जाएगा। भाई हवा हवाई सपने देख रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक चौथी परत भी है, मॉनरो डॉक्ट्रिन। अब ये क्या है? क्यों ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जे के वक्त इसको याद किया? ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला और निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी का दावा करने के बाद मोनरो डॉक्ट्रिन की बात इसलिए उठाई क्योंकि वो दुनिया को याद दिलाना चाहते कि अमेरिका आज भी लैटिन अमेरिका को अपना सीधा प्रभाव क्षेत्र मानता है। मोनरो डॉक्ट्रिन 1823 में अमेरिका की एक नीति थी जिसका सीधा मतलब था यूरोप या कोई बाहरी ताकत अमेरिका के पड़ोस यानी लैटिन अमेरिका में दखल नहीं देगा, और अगर देगा तो अमेरिका उसे दुश्मन मानेगा। आज जब वेनेजुएला में रूस और चीन का असर बढ़ा, तेल पर उनकी पकड़ बनी और अमेरिका की पकड़ ढीली हुई, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पुराने सिद्धांत को नए अंदाज में जिंदा कर दिया। यानी मैसेज साफ है कि वेनेजुएला सिर्फ एक देश नहीं, अमेरिका का बैकयार्ड है। यहां खेल अमेरिका की शर्तों पर होगा, न कि मॉस्को और बीजिंग की शर्त पर। अब क्या होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का? क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा जो रूस, भारत और चीन मिलकर बना रहे थे? पिछले कुछ समय से अमेरिका के नंबर 1 होने पर सवाल उठ रहे हैं। रूस उसकी बात नहीं मान रहा था और 4 साल बाद भी यूक्रेन युद्ध चल रहा है। चीन ताइवान को लेकर लगातार दबाव बना रहा है और हाल ही में उसका बड़ा सैन्य अभ्यास दुनिया ने देखा। रूस और चीन मिलकर मल्टीपोलर दुनिया की बात कर रहे थे जो अमेरिका के लिए चुनौती थी। लेकिन वेनेजुएला पर कार्रवाई के बाद अमेरिका ने साफ कर दिया कि वर्ल्ड ऑर्डर नहीं बदला है। यूक्रेन युद्ध के बाद हालात और बदल गए। रूस के दोस्त देश भी उससे दूर हो रहे हैं। सीरिया हाथ से निकल चुका है। ईरान पर अमेरिका ने हमला करके अपनी ताकत दिखाई और अब वेनेजुएला भी रूस के खेमे से पूरी तरह से निकल सकता है। मतलब साफ है कि आने वाले दिन रूस के लिए मुश्किल और अमेरिका के लिए मजबूती वाले हो सकते हैं। लेकिन इस बीच सवाल सबसे बड़ा यह है कि भारत कहां खड़ा है। देखिए, भारत फिलहाल तो इस मामले पर चुप है, लेकिन यह चुप्पी मजबूरी नहीं बल्कि रणनीति है। भारत रूस का पुराना दोस्त है। अमेरिका के साथ उसकी मजबूत साझेदारी है टेक्नोलॉजी, रक्षा के क्षेत्र में। साथ ही भारत क्वाड का हिस्सा है। चीन के साथ रिश्ते भारत ने सुधारे हैं, लेकिन सीमा विवाद अभी भी जारी है। भारत वेनेजुएला से तेल लेता है, ग्लोबल साउथ में संतुलन बनाकर चलता है और किसी एक खेमे में खुद को नहीं बांधता। इसलिए भारत बोल कम रहा है और हालात को ध्यान से समझते हुए अपने हित के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। अगर भारत इस कैप्चर को सही ठहराता है तो कल को कोई भारत से पूछ सकता है वही सवाल जो बड़े असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। सुनिए। वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है। अब 3 रास्ते दिखते हैं। पहला, मादुरो के बाद नई सरकार आ सकती है और तेल सेक्टर विदेशी कंपनियों के लिए खुल सकता है। दूसरा, देश में लंबी अस्थिरता रह सकती है, विरोध हिंसा प्रतिबंध चलेगा। तीसरा, दुनिया को साफ संदेश गया है जो लाइन पार करेगा उसका अंजाम क्या हो। और चौथा, जो यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा। For years, Well, it won't cost us anything because the money coming out of the ground is very substantial, so it's not going to cost us anything. We will. वेनेजुएला की कहानी मादुरो बनाम ट्रंप की नहीं है। ये कहानी है कि अगर संसाधन आपके पास हो लेकिन उन्हें बचाने की ताकत ना हो तो कोई ना कोई आपको संप्रभुता का मतलब समझा देता है। आज वेनेजुएला है, कल कोई और हो सकता है। इशारे साफ हैं। ईरान, रूस और क्यूबा के लिए खतरे की घंटी है। अमेरिका के लिए कोई नई बात नहीं है। उसने इराक के साथ क्या किया दुनिया देख चुकी है और फिर कपड़े झाड़कर वहां से निकल लिया। अफगानिस्तान को बर्बाद करके और वहां अपने हथियार छोड़कर अमेरिका निकल लिया। काम निकालो, कट लो, ये अमेरिका की पुरानी फितरत है बॉस। लेकिन लास्ट में इस बात को भी समझिए कि जो अलेक्जेंडर डुगिन ने अपने एक्स पर लिखा कि नाउ चाइना इज चैलेंज्ड, रशिया इज ड्रॉन इन यूक्रेन वॉर, बट इफ चाइना लेट वेनेजुएला एंड ईरान फॉल, चाइना इटसेल्फ विल बी द नेक्स्ट एंड नोबडी विल कम टू हेल्प। डुगिन चेतावनी दे रहे हैं कि अगर चीन आज ये सोचकर चुप बैठा रहा कि ये दूसरों की लड़ाई है और कल वही दबाव चीन पर आएगा और तब चीन के साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होगा। यानी ये सिर्फ रूस, ईरान या वेनेजुएला की बात नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त में दुनिया की ताकत का संतुलन किसके हाथ में होगा, इसकी असली परीक्षा होगी। रूस ने निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी को एक चुने हुए राष्ट्रपति का अपहरण बताया।
कह दिया कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून की खुली अवहेलना है। चीन साफ कह रहा है कि वो किसी भी देश में जबरदस्ती दखल और सरकार गिराने की कार्रवाई के खिलाफ है और वेनेजुएला की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। ईरान ने इसे अमेरिका की पुरानी रेजिम चेंज नीति बताया, कहा कि ताकत के दम पर सरकारें बदलने से दुनिया और में अस्थिरता होती। नॉर्थ कोरिया ने तीखे शब्दों में कह दिया कि यह अमेरिकी आक्रामकता है और ऐसे कदम भविष्य में बड़े टकराव को जन्म दें। कुल मिलाकर यह सिर्फ वेनेजुएला का मामला नहीं रह गया, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की चेतावनी बनकर उभरा है। और अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस पूरे मामले में आगे क्या क्या खेल होगा। आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। आपको वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय भी दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।